हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्यात अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने अपना 23rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज अपन अपना नया चैप्टर 24th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ने से पहले हम दो तरह की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। पहली है बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। तो बच्चों, जैसे नाम से आपको लग रहा होगा बंद अर्थव्यवस्था, यानी जब कोई देश अपने ही देश के अंदर व्यापार करता है, यानी जब कोई देश अपने देश की भौगोलिक सीमा के अंदर रह करके जब व्यापार करता है तो इसे क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन जब कोई देश अपने देश की भौगोलिक सीमा से बाहर अन्य देशों के साथ भी व्यापार करता है तो बच्चों इसे अपन कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। आया समझ में आपको? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जब कोई देश अपने देश की भौगोलिक सीमा में रह करके ही व्यापार करे, यानी देश के अंदर एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जब सिर्फ व्यापार करे तो इसको अपन कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन जब कोई देश अपने देश की भौगोलिक सीमा को पार कर अन्य देशों के साथ जब बच्चों व्यापार करता है तो इसे कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था के अंदर ये अपना आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि आज का अपना लेसन भी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है एक देश का विश्व के अन्य सभी देशों के साथ वस्तुओं का लेन देन, है ना? अर्थात एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो व्यापार होता है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यानी एक से एक राष्ट्र का अनेक राष्ट्रों के साथ वस्तुओं का लेना और वस्तुओं का देना, इसको अपन कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर क्या होता है? एक तो अपना देश क्या करता है? अपने देश की बनी वस्तुएं दूसरे देश में बेचता है, जिसको अपन कहते हैं निर्यात, और दूसरे देश की बनी वस्तुओं को अपने देश में लाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? आयात। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है? आयात और निर्यात। अपनी चीजों को दूसरे देश को देना निर्यात, और दूसरे देश की वस्तुओं को अपने देश के अंदर आना बच्चों कहलाता है आयात। तो हम आज पढ़ेंगे इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आ गया समझ में? एक देश का अन्य देशों के साथ होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इसमें वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। अब बच्चों, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों है, या इसको कहो कि इसका क्या महत्व है? क्यों कोई भी देश सिर्फ अपने ही देश के अंदर व्यापार करके नहीं रहता है? क्यों एक देश अन्य देशों के साथ व्यापार कर रहा है? तो इसके बहुत सारे कारण है। मैंने कुछ कारण यहाँ पर लिखे हैं। तो जैसे पहला कारण मैंने लिखा है सभी वस्तुओं का उत्पादन संभव नहीं। तो बच्चों, ऐसा संभव ही नहीं है कि प्रत्येक देश सभी वस्तुओं का उत्पादन कर ले। जैसे भारत के अंदर मसाले उत्पादन हो रहा है तो हमको इराक और ईरान से तेल का उत्पादन कर रहा है ना? तो चीन के अंदर चीनी मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, तो अमेरिका में किसी और वस्तु का उत्पादन हो रहा है। तो अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो कोई भी एक देश सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाता है। तो जो देश में जिन वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है उसे उसकी आवश्यकता को पूरा कैसे करेगा? अन्य देश से मंगवा कर। तो और अपने देश के अंदर यदि कोई सामान बन गया है और अपने लोगों के लिए सफिशिएंट है तो बचे हुए सामान को क्या करेगा? अन्य देश को, जिसको किसी को आवश्यकता होगी उसको बेच देगा। तो क्योंकि एक देश सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता होती है। दूसरा मैंने बताया है तकनीकी प्राप्ति। क्या होता है बच्चों, जब हम एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं, है ना, तो क्या होता है? हमें एक दूसरे की तकनीकी ज्ञान का नॉलेज होता है कि किसी देश के अंदर किस टेक्नोलॉजी से सामान बन रहा है, हमारे देश के अंदर क्या टेक्नोलॉजी है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है? हमें एक दूसरे देश की नई नई प्रौद्योगिकी तकनीकी का ज्ञान होता है। तीसरी बात मैंने लिखी है यहाँ पर घरेलू उद्योगों में प्रतिस्पर्धा। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जब हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, हमारा देश अन्य देशों के साथ व्यापार करता है, तो उस वक्त जो हमारे डोमेस्टिक, हमारे जो घरेलू धंधे हैं उसमें भी एक कंपटीशन बढ़ जाता है। हर धंधा ये चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा माल बनाऊं और इतना अच्छा काम करूं कि मेरा माल विदेशों के अंदर जाए। तो और इसकी वजह से क्या, घरेलू एक ने अच्छा काम किया तो दूसरा बिजनेसमैन भी क्या सोचेगा? मैं भी अपने उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाता हूँ। और इस प्रकार विदेशी व्यापार की वजह से हमारा जो घरेलू व्यापार है उसके अंदर भी कंपटीशन बच्चों बढ़ जाता है। चौथी बात है विदेशी मुद्रा। बिल्कुल सही है कि जिस देश के अंदर जितनी अधिक विदेशी मुद्रा आती है बच्चों, वही देश इतना विकसित माना जाता है। तो जब हम विदेशी व्यापार करेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे, तो क्या होगा? हमारा जब सामान हम अपने दूसरे देशों को निर्यात करेंगे तो वहां की विदेशी मुद्रा भी हमें प्राप्त होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काय के लिए चाहिए? विदेशी मुद्रा के लिए चाहिए। इसके मतलब जीडीपी में वृद्धि, यानी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी ही सही। क्यों?
क्योंकि विदेशी व्यापार करना है, हमें और अधिक एक्टिव होकर के अन्य देशों के साथ कदम से कदम मिलाना है। तो हमारे जो देशी व्यापारी है, हमारे जो घरेलू उद्योग धंधे, वो भी क्या करेंगे, अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, अधिक उत्पादन करेंगे। उसके लिए हमको अधिक लेबर की आवश्यकता होगी, अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होगी। तो अधिक श्रम शक्ति, अधिक कच्चा माल, अधिक उत्पादन, और अधिक उत्पादन तो अधिक प्रॉफिट, अधिक प्रॉफिट तो जीडीपी बढ़ती है। तो विदेशी व्यापार से जीडीपी भी बढ़ती है। 6th पॉइंट लिखा है मैंने, विशिष्टीकरण, है ना। क्या होता है बच्चों, जब विदेशी व्यापार की बात आती है तो हमारे घरेलू उद्योग धंधे में, जैसे मैंने आपको बताया, कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। और समझ लो कि हमारे यहाँ से सूती वस्त्र का निर्यात हो रहा है, तो अब हमारे जो सूती वस्त्र वाले उद्योग धंधे वाले होंगे, वो क्या करेंगे, अपना जो माल है वो और अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा माल विदेशों में जा रहा है और विदेशों से हमें क्या है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। तो उसकी वजह से वो क्या करेंगे, उसके अंदर विशिष्टीकरण आएगा, उसके अंदर और अधिक निखार आएगा और हमारा व्यापार और अच्छे से बढ़ेगा। इसके बाद मैंने आप लिखा है अवसर बढ़ना। तो यहाँ पर चॉइस बढ़ जाती है, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक लिमिटेड एरिया में ही नहीं रह गए, हम और अधिक फ्रीडम मिला है, और अधिक स्वतंत्रता मिली है, और अधिक अपॉर्चुनिटी मिली है, अधिक अवसर मिले, क्योंकि हम केवल एक भौगोलिक सीमा में सीमित नहीं है। अब हमको बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए अन्य देश भी मिल गए हैं। तो हम अपने बने हुए माल को अन्य देशों को बेच सकते हैं, और यदि हमें किसी माल की आवश्यकता है तो वो हम अन्य देशों से मंगा सकते हैं। इस प्रकार क्या हो जाता है, अवसर बढ़ जाते हैं, यानी एक हमको व्यापार करने के अवसर बढ़ गए, अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। किससे? विदेशी व्यापार से। प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग, बिल्कुल प्राकृतिक संसाधन हमारे जितने भी हैं, अब यदि विदेशी व्यापार होगा, जैसे यदि हम केवल हमारी भौगोलिक सीमा में व्यापार कर रहे हैं, तो जिस चीज की आवश्यकता हमारे देश को, वही चीज हम बनाएंगे। अब हो सकता है कि हमारे पास और भी अधिक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उसकी आवश्यकता हमारे देश को नहीं थी बच्चों, तो तब तक तो हमारा वो प्राकृतिक संसाधन वैसे ही पड़ा था। लेकिन क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, विदेशों से भी व्यापार कर रहे हैं, अन्य देशों को भी सामान पहुंचा रहे हैं, अन्य देशों से कई तकनीकी की आवश्यकता है, मशीनों की आवश्यकता है, वो भी ला रही है। तो कोई जो प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, उसका पूर्ण रूप से दोहन होगा, पूर्ण रूप से उपयोग होगा, उसकी पूरी क्षमता का उपयोग होगा, जिससे हम अधिक उत्पादन करेंगे, अधिक प्रॉफिट होगा, और हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, और सभी प्राकृतिक संसाधन जो वेस्ट पड़े हुए थे उसका अच्छे से उपयोग हो जाएगा। क्योंकि अब हम सिर्फ अपने ही देश में व्यापार नहीं कर रहे हैं, हमारा विदेशों से भी व्यापार हो गया है। इसके बाद मैंने लिखा है सभी को समान अवसर। तो जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करेगा, तो उस जो दौड़ चल रही है हमारी, है ना, उस दौड़ के अंदर हम भी आगे आएंगे और अपनी क्षमता को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। विदेशों के साथ कदम से कदम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो सभी देशों को विकसित होने का, आगे बढ़ने का समान अवसर मिलता है। और एक होती है प्राकृतिक आपदा। अब समझ लो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे अभी देश में कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का आपदा आ गई है, उसके पहले कभी भूकंप आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, अनावृष्टि, अकाल, है ना, अतिवृष्टि, और भी कई बीमारी आ जाती है। ऐसा जब प्राकृतिक संकट आ जाता है, ऐसे में सिर्फ हम अपने देश को लेकर के बैठे रहें तो सारी समस्याओं का समाधान बच्चों नहीं होता है। लेकिन ऐसे में एक देश दूसरे देश की मदद करके ऐसी प्राकृतिक आपदा के समय भी आपस के अंदर मदद कर सकते हैं, जिससे समस्या का समाधान हो जाता है। हम अपने देश से बनी वैक्सीन को अन्य देशों को दे रहे हैं, तो अन्य देशों को से एक तो वहाँ से हमको विदेशी मुद्रा मिल रही है, और बदले में उनका सहयोग हो रहा है, तो उनके देश को भी फायदा हो रहा है। तो इस प्रकार विदेशी व्यापार से प्राकृतिक आपदा के समय हमें बहुत सहायता मिलती है। सद्भावना और प्रेम स्वाभाविक है, जब हम एक देश दूसरे देश से व्यापार के अंदर मदद करेगा, आर्थिक संकट आ रहा है तब मदद करेगा, एक दूसरे से हम विदेशी से ऋण लेते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो एक देश दूसरे देश के साथ प्रेम और सद्भावना से रहेगा। और एक देश को दूसरे देश की जरूरत है, गरज कह सकते हैं अपन इसको, तो आपस में लड़ाई नहीं होगी, युद्ध नहीं रहेगी और शांति बनी रहेगी। क्योंकि उसको पता है प्रत्येक देश को कि मैं सारी चीज़ों का उत्पादन नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ चीज़ों के लिए अन्य देशों पर डिपेंड रहना है, और मेरे यहाँ पर भी सारा बना हुआ माल मेरे ही देश में उपयोग नहीं हो रहा है, तो मुझे अपने माल को बेचने के लिए भी दूसरे देश की आवश्यकता है। तो ऐसे में क्या होगा, सभी देश आपस में प्रेम से और मिलजुल कर रहेंगे और सद्भावना बढ़ेगी, युद्ध की संभावनाएं कम रहेगी। और तीव्र औद्योगिकरण सही है, जब एक देश दूसरे देश के साथ हाथ से हाथ, कदम से कदम मिला करके चलेगा, हाथ पकड़ के चलेगा, तो सभी देशों के अंदर विकास होगा, एक दूसरे से तकनीकी का आदान प्रदान होगा, वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, कच्चे माल का आदान प्रदान होगा, पैसों यानी ऋण का आदान प्रदान होगा, पूंजी का आदान प्रदान होगा,
सेवाओं का आदान प्रदान होगा तो सभी देश के अंदर औद्योगिकीकरण भी तीव्र गति से बढ़ेगा और सभी देश आगे बढ़ेंगे, सभी देशों में अच्छे से विकास होगा और सभी देश अधिक कमाएंगे, जीडीपी सभी देशों की बढ़ेगी। तो बच्चों ये तो मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता और महत्व। तो जिसमें अपन ने क्या जाना कि एक देश का अन्य देशों के साथ जो वस्तुओं का लेन देन, सेवाओं का लेन देन, ये सब होता है उसको अपन विदेशी व्यापार कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों है इसको भी मैंने लगभग 12 पॉइंट के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम बच्चों हमारा इस लेसन का अगला टॉपिक आता है भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ही हमारा ये भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन आता है। भुगतान संतुलन एक व्यापक अवधारणा है। एक देश का अन्य देश के साथ संपूर्ण प्रकार का जितना भी आर्थिक लेन देन है ना, उन सभी आर्थिक लेन देन को अपन कहते हैं भुगतान संतुलन, क्योंकि ये व्यापक अवधारणा है। इसके अंदर सभी प्रकार की दृश्य, अदृश्य और पूंजी खाते तीनों सम्मिलित है। दृश्य वस्तु है या दृश्य मदे जिसको हम देख सकते हैं, जिसको माप और तोल सकते हैं, ऐसी वस्तुओं का आयात निर्यात, प्लस अदृश्य मदे मतलब सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, पर्यटन, उपहार है ना, ये सब कुछ है वो अदृश्य मदे। तो ऐसा व्यापार जिसमें दृश्य है, जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, दृश्य मदों का आयात निर्यात होता हो, अदृश्य मदे यानी सेवाओं का आयात निर्यात होता हो, प्लस पूंजीगत खातों का भी लेन देन होता है, अर्थात वहां से हम प्राप्त करते हैं और हम भुगतान करते हैं। तो जिसके अंदर जिस व्यापार में दृश्य, अदृश्य और पूंजी खाते उन सब का प्राप्तियां और भुगतान होता हो उसे हम बच्चों भुगतान संतुलन कहते हैं। दूसरी बात, भुगतान संतुलन वो होता है जिसका बंदरगाह के ऊपर कोई लेखा जोखा नहीं होता है, क्योंकि दृश्य वस्तुओं का तो लेखा जोखा होता है लेकिन अदृश्य वस्तुएं उसका कोई लेखा, क्योंकि बैंकिंग है, अब बैंकिंग तो डायरेक्ट अदृश्य मत है, उसका बंदरगाह पर कैसे लेखा हो जाता होगा। तो जो भुगतान संतुलन होता है तो संपूर्ण जितना भी भुगतान संतुलन है उन सभी का बंदरगाह के ऊपर लेखा जोखा संभव नहीं है, सिर्फ दृश्य मदों का ही लेखा जोखा होता है, लेकिन पूंजी खाते और अदृश्य जो मद है उसका लेखा जोखा संभव नहीं होता है। तो भुगतान संतुलन में संपूर्ण लेखा जोखा बंदरगाह पर नहीं होता है। और हमने बात कर चुके हैं कि भुगतान संतुलन में हम चालू खाते और पूंजीगत खाते, चालू खाते में हमारा आता है दृश्य मदे और अदृश्य मदे और पूंजीगत खाते सभी किसमें सम्मिलित है भुगतान संतुलन में। यानी भुगतान संतुलन के अंदर चालू खाते एक दिशीय हस्तांतरण है ना, एक दिशीय हस्तांतरण जिसमें भेंट, उपहार ऐसे हस्तांतरण जो सिर्फ हमको प्राप्त होता है, बदले में हमें उसको कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है, वो सब हमारा किस में आता है, वो चालू खाते में आता है। और जो हम व्यापार संतुलन के अंदर भी हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि भुगतान संतुलन में चालू खाते और पूंजीगत खाते दोनों आते हैं और ये सदैव संतुलन में रहता है, अर्थात लेखे की दृष्टि से इसमें क्रेडिट और डेबिट दोनों इक्वल होते हैं। और यदि इक्वल नहीं भी होते तो मैं अभी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बताऊंगी यहाँ पर, जिसके द्वारा मैं बताऊंगी कि कैसे इसमें क्रेडिट और डेबिट जो खाते होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। तो आज अभी हम बात कर रहे हैं अभी भुगतान संतुलन की और फिर हम बात करेंगे व्यापार संतुलन की। तो भुगतान संतुलन में मैंने आपको बता दिया व्यापक अवधारणा है, दृश्य, अदृश्य और पूंजीगत खाते इसमें सम्मिलित है। सभी तरह का आयात निर्यात का जो बंदरगाह पर लेखा नहीं होता है और चालू खाते और पूंजीगत खाते को इसमें सम्मिलित किया गया है और ये सदैव संतुलन में होता है, यानी प्राप्तियां और भुगतान दोनों इक्वल होते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं हमारे व्यापार संतुलन का। तो व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का ही एक भाग है, ये एक संकुचित अवधारणा है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात सम्मिलित किया है, जबकि इसमें दृश्य, अदृश्य और पूंजीगत खातों का भी सम्मिलित किया था। इसमें केवल चालू खाते या एक पक्षीय हस्तांतरण को ही सम्मिलित किया गया है। आगे समझ में, एक पक्षीय हस्तांतरण, उपहार, भेंट जो केवल प्राप्त होते हैं लेकिन जिसके लिए हमें कोई भुगतान नहीं करना होता है। फिर इसके अंदर ये तो हमेशा क्या था, संतुलन में था, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट इक्वल होता है। लेकिन हमारा जो व्यापार संतुलन है बच्चों, उसमें यदि आयात अधिक है और निर्यात कम है तो व्यापार संतुलन प्रतिकूल होगा, लॉस होगा, और यदि निर्यात अधिक है और आयात कम है तो व्यापार संतुलन अनुकूल होगा। तो ये हो गया हमारा बच्चों व्यापार संतुलन। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ने के साथ साथ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन। तो इसके ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो।
भुगतान संतुलन क्या है तब भी आप वर्णन कर सकते हो, व्यापार संतुलन क्या है तब भी आप इसका वर्णन कर सकते हो, और दोनों में अंतर है तब भी आप जो इसको अच्छे से बता सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको बहुत अच्छे से बताऊंगी, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि भुगतान संतुलन क्या है और व्यापार संतुलन क्या है। तो बच्चों ये अपन देख रहे हैं एक उदाहरण के द्वारा भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन को। भुगतान संतुलन, अब हमने ये एग्जाम्पल पूरा ले लिया और इससे अपन देखेंगे कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। देखो हमने इधर एक क्रेडिट लिया है जो हमको प्राप्तियां हो रही है, और ये हमने भुगतान ले लिया है। यहाँ पर अपने दृश्य मध्य लिए वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात, विदेशी विनिमय से आय, उपहार, दान, ये सब वो है जिससे हमको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, हमारी प्राप्ति आ गई। तो वस्तुओं के निर्यात से बच्चों 300 करोड़ रुपया मिला, सेवाओं के निर्यात से 100 करोड़, विदेशी विनिमय से आए 200 करोड़ रुपए, और उपहार और दान, उपहार दान मैंने कहा था ना एक दिशीय हस्तांतरण होता है, क्योंकि उपहार दान के अंदर हमें वापस कुछ चुकाना नहीं पड़ता है। तो इससे समझ लो कि 100 करोड़ रुपए मिले, और इस तरह हमारा 700 करोड़ रुपए का क्या हो गया, प्राप्तियां हो गई, ये हमारा क्रेडिट हो गया, प्राप्तियां हो गई। अब इसी प्रकार हमने वस्तुओं का आयात किया तो 400 करोड़ रुपए देने पड़े, सेवाओं का आयात किया 200 करोड़ रुपए देने पड़े, विदेशी विनिमय के ऊपर जो व्यय हुआ उसमें 100 करोड़, और उपहार और दान देने पर भी 100 करोड़ रुपए देने पड़े। इस प्रकार हमारा जो भुगतान हुआ, डेबिट भुगतान कितना हो गया, हमारा 800 करोड़ रुपए हो गया। तो प्राप्तियां तो 700 करोड़ हुई, लेकिन 800 करोड़ रुपया हमारा भुगतान हो गया। तो ये तो क्या हो गया, व्यापार संतुलन कौन सा, प्रतिकूल। क्यों प्रतिकूल है, क्योंकि निर्यात तो कम हो रहा है और आयात अधिक हो रहा है। तो बच्चों ये तो हुआ व्यापार संतुलन, जिसके अंदर अपना ये जो अपने एग्जाम्पल है उसके अंदर व्यापार संतुलन प्रतिकूल है। क्यों प्रतिकूल है बच्चों, क्योंकि निर्यात कम है और आयात अधिक है। अब हम इसके अंदर पूंजी खाते और जोड़ लेते हैं। तो पूंजी खाते में दीर्घकालीन उधार देना, यानी सब पैसों की बात हो गई। अल्पकालीन उधार लेना, सब में लेना, लेना क्यों लिखा है, क्योंकि प्राप्तियां हैं तो हम ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, अल्पकालीन उधार ले रहे हैं। स्वर्ण परिसंपत्तियां खरीद रहे हैं, है ना, खरीद रहे हैं तो हमारे पास बढ़ रहा है, और बेच रहे हैं, स्वर्ण संपत्तियां हम बेच रहे हैं, बेचने के लिए भी अपन को क्या देना पड़ेगा, बेचेंगे तो क्या होगा, अपन को मुद्रा मिलेगी। और अशुद्धियां भूल चूक का 500 करोड़ रुपया। तो इन सब के लिए अपन टोटल करते हैं तो ये आता है 5, 6, 7, 8, 2, 2, 4, नहीं 5 और 5, ये हो गया 1000, और अशुद्धियां करके 200 ये बढ़ा देते हैं तो ये हो जाता है 1200 करोड़ रुपया, है ना। और यदि यहाँ पर हम भुगतान देखें पूंजीगत खाते में, तो जैसे हमने दीर्घकालीन उधार लिया था ऐसे हम दीर्घकालीन उधार देंगे तो 100 करोड़ मिलेगा। यदि हमने अल्पकालीन उधार लिया था 200 करोड़ रुपया हमको अपनी प्राप्तियां हुई थी, लेकिन अपने देते हैं तो 100 करोड़ रुपया अपना व्यय हो गया। स्वर्ण परिसंपत्ति अपन ने बेचने से 100 करोड़ रुपये अपन मिले, तो खरीदने से 100 करोड़ रुपये अपने डेबिट हो गए, और इसमें भूल चूक अपन ने ले ली 300 + 400, तो दोनों तरफ इक्वल आ गया 1200। तो मैंने पहले ही कहा था कि भुगतान संतुलन बच्चों लेखे की दृष्टि से दोनों तरफ इक्वल होता है, संतुलन होता है, क्योंकि इसको भूल चूक या अशुद्धि के द्वारा इसको इक्वल कर दिया जाता है। तो व्यापार संतुलन अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन जो भुगतान संतुलन है वो हमेशा क्रेडिट इक्वल टू डेबिट ही रहता है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया कि व्यापार संतुलन के अंदर अपने देखा सिर्फ दृश्य मध्य बंदरगाह के ऊपर इसका लेखा जोखा होता है, ये अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है, इसमें केवल चालू खाते होते हैं। जबकि जो व्यापार संतुलन, जबकि भुगतान संतुलन एक व्यापक अवधारणा है। भुगतान संतुलन के अंदर दृश्य, अदृश्य और पूंजीगत खातों को भी सम्मिलित किया गया। इसका संपूर्ण लेखा जोखा बंदरगाह पर नहीं होता है, और जो भुगतान संतुलन है वो हमेशा संतुलन के होता है ना, इसके अंदर क्रेडिट और डेबिट दोनों इक्वल होते हैं ना, लेखे की दृष्टि से यह इक्वल होता है। तो ये हो गया बच्चों आपका व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल से बता दिया। तो बच्चों आज अपन ने क्या क्या पढ़ाई करी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हमारा जो आज नया लेसन स्टार्ट हुआ उसके अंदर अपने देखा पहले बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब देखा था अपने ही देश की भौगोलिक सीमा में व्यापार, जबकि खुली अर्थव्यवस्था में अपन ने देखा था एक देश का अन्य देशों के साथ व्यापार। और खुली अर्थव्यवस्था से ही हमारा आया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार, जिसमें एक देश अन्य देशों के साथ व्यापार करता है। फिर हमने उसकी आवश्यकता और महत्व देखे, क्योंकि एक देश सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता है, उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं होती है, क्योंकि कहीं की जलवायु किस चीज़ का उत्पादन अच्छा करती है, तो कहीं की जलवायु किसी और चीज़ का उत्पादन अच्छा करती है। तो क्योंकि हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है, हमारी जलवायु है, फिजिकल फीचर्स हैं, हमारा जो
टेक्नोलॉजी है वो इस तरह की है कि हमें एक दूसरे के देशों पे डिपेंड रहना होता है। तो इसके लिए विदेशी व्यापार बहुत आवश्यक है और विदेशी व्यापार से एक देश का दूसरे देश के साथ प्रेम, स्नेह, सद्भाव बढ़ा, इससे युद्ध कम हुए, यानी टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण हुआ, सभी देश को समान अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी बढ़ी, अधिक विकास हुआ। तो ये हमने पढ़ा कि विदेशी व्यापार की आवश्यकता और महत्व। उसके बाद हमने देखा भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन, और दोनों को ही हमने एक अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ लिया। तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो होता है वो यहीं पर समाप्त होता है और अगली वीडियो के अंदर अपन देखेंगे विनिमय दरें और उसके बारे में। तो बच्चों इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, पूरे नोट्स उतार लीजिए। अभी मैं इसके नोट्स के फोटो भी अपलोड कर दूंगी तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे। वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखिए और अगली वीडियो के लिए अपन फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।